अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान में हर जाने वाली हुकूमत अपने आखिरी दिनों में बेशुमार कवानीन बनाती है, बिल पास करवाती है और जाने से पहले माजी के मुतादिद कवानीन को खत्म या फिर तब्दील भी कर देती है। मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद ने भी यही रविश बरकरार रखी है। गुज़श्ता 4 दिनों में पार्लियामेंट से 35 से जायद बिल्स पास हुए हैं। ताहम सेनेट में इतवार का दिन कुछ मुख्तलिफ रहा। 6 दीगर बिल्स के साथ सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 पेश किया गया, जिसे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अराकीन की मुखालिफत के बाद ड्रॉप कर दिया। ये बिल पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी को सामने रखते हुए ही बनाया गया, मगर इस पर किसी भी ऐवान या कमेटी में बहस नहीं हुई। मुजव्वजा बिल के मतन में कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मतलब है कि कोई भी फर्द या तंजीम किसी नजरियाती अकीदे के हल के लिए या कोई भी सियासी, फिरकावाराना, समाजी, नस्ली और मजहबी मसले के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, तशद्दुद को हवा देता है या ऐसे किसी भी फेल का इर्तिकाब करता है या किसी ऐसे शख्स या तंजीम की हिमायत, हौसला अफजाई करता है या उसे फरोग देता है, उकसाता, भड़काता, वकालत करता या फिर जवाब पेश करता है, तो उसकी कानून के तहत इजाजत नहीं है। बिल के मुताबिक ऐसी तंजीम या फर्द को जिनके बारे में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस होने की मालूमात हों, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल कर दिया जाएगा। इन दोनों लिस्ट में शामिल होने के नतीजे में ऐसी तंजीम या फर्द किसी भी सतह पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। बिल के मतन का जायजा लिया जाए तो बेशतर शिकें वही हैं जो इससे कबल मुल्क में बने कई कवानीन, एक्ट्स और बिल्स का हिस्सा रही हैं। इससे कबल पाकिस्तान में नेक्टा एक्ट, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वगैरह जैसे मुतादिद कवानीन पहले से लागू हैं, जो इन्हीं तमाम मालूमात को देखते हैं जिनका जिक्र इस नए बिल में किया गया है। सेनेट में बिल पेश हुआ तो इस पर PTI और JUI के अलावा खुद हुकूमती सफ़ों से मुखालिफत नजर आई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल की फौरी मंजूरी की मुखालिफत में कहा कि इस बिल की इस हालत में इसका पास होना एक शिकंजा है जो हमारे ही गले पड़ेगा। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो बोले कि यह बिल जमहूरियत पर खुला हमला है, हम इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तो ये कहा कि लगता है कि राना सनाउल्लाह का यह बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। इस बिल की तमाम शिकों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बू आ रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इस बिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करने का नहीं कह रहे। बिल उस फितने के खिलाफ लाए हैं जो दिफाई इदारों पर हमला करे, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए। मुल्क में फितना फैलाने वाले शख्स को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मगर बिल के मंदरजात सामने आने के बाद सियासी और समाजी हलकों में यह तासुर पैदा हुआ है कि इसे मंजूर करवाने का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। इस तासुर की वजह इस बिल के मतन में शामिल वो अल्फाज हैं जो दीगर कवानीन में मौजूद नहीं है। मसलन पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करते हुए लफ्ज पॉलिटिकल यानी सियासी का इस्तेमाल किया गया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। जो तनकीद इस पर हो रही है कि बहुत जल्दी में पेश किया गया, क्या जो पहले बिल मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, वो मकसद पूरा नहीं कर रहे थे। इस वक्त ऐसे बिल का आखिर मकसद क्या है? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 मिलते जुलते कवानीन पहले से मौजूद, 12 दिन की मेहमान हुकूमत को नए कानून की जरूरत क्यों पेश आई? हसन निसार साहब, खुद हुकूमती सफ़ों से एतराज हुआ, हादियों से एतराज हुआ, सेनेट की अंदर बैठी हर जमात ने एतराज किया है, जल्दी थी, मकसद क्या है? मकसद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके कैमरा के पीछे जो बंदा खड़ा है उसको भी पता है। ये वह डेस्परेशन है। दूसरी बात यह है, बजाते खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा। इस लतीफ़े के साथ मैं एक और लफ्ज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ जो मुनासिब नहीं होगा। उस तरह के लतीफ़े भी होते हैं, ये उस तरह का लतीफ़ा है। दिफाई इदारों का दिफा बजाते खुद, यानी ये दादा लगाएं, चपड़ कनाती है, सैलाब आ जाए तो दिफा करो हमारा, सैलाब से बचाओ, जलजले आ जाए जलजले से बचाओ। अच्छा, वो क्या इम्तिहानी मराकज़, घोस्ट स्कूल जो है वो हमें, वो चपड़ के नाती हो, ना तुम्हारा आगा ना पीछा, ना तालीम ना तरबियत, ना तुम्हारा कोई कभी तुमने डिलीवर किया है, ना तुम्हारी परफॉर्मेंस। अच्छा, इन चीज़ों को अलग रख दो एक लम्हे के लिए। मैं इसको और तरीके से देख रहा हूँ।
देखें आयशा, हम्मुराबी से लेके आज तक कवानीन की कमी कोई नहीं है। अच्छा, इस हिसाब से कानून कोई शय नहीं होता। खुसूसन इस ग्लोबल विलेज में हर नस्ल का आला से आला कानून मौजूद है, जो हम जैसे लोगों को, जिनका भी शऊर भी नहीं, चूंकि वो असरे हाजिर से हम आहंग कानून साजी वो साथ साथ करते रहते हैं। हमारे यहां तो वायरलेस ही कई जमानों में चिमटा रहा है, वायरलेस का कानून, और जमाना देखो कौन सा स्टूपिड। असल चैलेंज है इस पे अमल दरामद का, और यही हमारी मेजर ट्रेजेडी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बूमरैंग करेगा, ये पलट के आएगा, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब बर्बादी मुकद्दरों में लिखी हो तो फिर आप इसी तरह के फैसले करते हो। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत आला, जबरदस्त आप कह रहे हैं, बहुत आला। इनकी क्रेडिबिलिटी मजीद बर्बाद, साख मजीद बर्बाद, जिल्लत, नफरत, उसमें इजाफा इनके लिए बहुत अच्छी बात है। दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, जो मैं नहीं कर सका, आप नहीं कर सके, वो कर दिया उन्होंने खुद, अच्छी बात है। ठीक है, डन एन एक्सीलेंट जॉब। अफसार साहब, राना सनाउल्लाह की जानिब से बिल था जिसको फिर पेश किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान की जानिब से। उन्होंने कहा कि किसी जमात के खिलाफ नहीं। मैं इसलिए कह रही हूं कि इसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ के लिए अंदर लफ्ज पॉलिटिकल का भी एक इस्तेमाल किया गया है, सियासी का, जो इससे पहले हमें नजर नहीं आता कवानीन के अंदर। लेकिन साथ ही 14 महीने में वजीर आजम, विफाकी वुज़रा, तमाम ही लोग एक ही शख्स को फितना कह रहे हैं बार बार, और वो चेयरमैन पीटीआई हैं। जो मकसद कल सेनेट में परसीव किया गया वही मकसद है इस बिल का। कोई जल्दी थी और एक एक्सीलेंट काम कर लिया गया। देखिए, बहुत सारे बिल जल्दी में पास किए गए पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि आर्मी एक्ट है, जैसा कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, और जैसे जिसका अभी आपने जिक्र किया उसका है। और आपका सवाल ये था कि क्या पुराने कवानीन मकासद पूरा नहीं करते थे जो ये कानून लाया गया, तो जो आपने तराई है इसमें, इसकी ज़ुबान में की गई है, उससे तो यही साबित होता है कि शायद पुराने बिल या पुराने कवानीन जो हैं वो मकासद पूरे नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ये लाया गया है। तो वो तो जवाब मिल गया कि कोई मकासद हैं जो पहले पूरे नहीं हो रहे थे और इस बिल के ज़रिए वो पूरे किए जाएंगे। और उसका ज़िक्र जैसा कि आपने वो भी बता ही दिया कि दिफाई इदारों का दिफा, तो इससे। और चौथी चीज़ जो है कि राना सनाउल्लाह ने ये बिल तैयार करवाया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, और पीपल्स पार्टी के सादिक अवान ने पेश किया। तो दोनों जमातें आजकल दिफाई इदारों के दिफा के लिए काफ़ी कमर बस्ता हैं। तो इसका मंबा जो है इस कानून का, और जहाँ से कहा गया है बनाने का, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई राज नहीं रहा। तो इसलिए इस पर पता नहीं कितनी बात की जा सकती है, कितनी नहीं मौजूदा हालात में। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि कवानीन आप जितने भी बना लें, असल चीज़ होती है दरामद करना, जिसमें अभी रिसेंटली जो पैमरा के कवानीन में भी तरमीम की गई है, उससे भी कोई बेहतरी शायद ना आ सके जब तक कि आप अमल दरामद यकीनी ना बनाएं। तो अमल दरामद के लिए कानून जो है वो चाहे रेड सिग्नल ही हो, उस पर भी लोग खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं रात को 2:30 बजे, अगर वहाँ कोई पुलिस वाला ना भी हो। लेकिन अगर आप उस पर जुर्माना बढ़ाते जाएंगे तो रात को कोई खड़ा नहीं होगा। तो पाकिस्तान में तो कवानीन लोग तोड़ते रहेंगे। हमारी ये शायद फितरत में ये चीज़ है कि हम कवानीन को मानना नहीं चाहते, हम उन पे अमल दरामद नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों तमाम लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपनी राया से हम अमल दरामद करवाना चाहते हैं। तो ये जब तक हमारी दोगली पॉलिसी रहेगी रियासत की सतह पे और रियासत के तमाम सतूनों की सतह पे, कि ना तो ऑडिट जुडिशरी का हो सकता है, ना ही जो कुछ और इदारे हैं उनका हो सकता है, लेकिन और सबका होगा ऑडिट, और सबके कवानीन भी नाफिज होंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की ये दोगली पॉलिसियों से बेहतरी तो बिल्कुल नहीं आएगी, ना मैं इस पे यकीन करता हूँ। ये गोंगलों से मट्टी झाड़ी जा रही है किसी की फरमाइश पे। ये जो आपने बात किया, मैं अगर एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूं, पर आपने 2 बिलों का और भी हवाला दिया जिनमें तरामीम से मुतालिक इंतखाबी इस्लाहात, आर्मी एक्ट की बात की गई, वहां पर किसी सेनेटर ने एतराज नहीं किया। इवन एक को लेके तो पीटीआई के अपने अंदर छानबीन शुरू होगी, कौन लोग हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है। कल ड्रॉप कर दिया चेयरमैन सेनेट ने। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सियासतदान इस बात को समझ पाए, या सेनेटर समझ पाए कि ये जैसे ऊपर बात हुई पलट कर आएगा और हट कर आएगा। अगर आज एक की बात है, इतनी सी बात का कोई क्रेडिट दिया जा सकता है सेनेट में बैठे उन सेनेटर्स को, चेयरमैन सेनेट को, या कोई पता नहीं पलट झपस हो जाए किसी वक्त?
बहुत अच्छी तरह समझ आती है सेनेटर्स को कि ये और पार्लियामेंटेरियंस को कि पलट कर ऊपर आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये पिछले कुछ सालों के आप बिल उठा के देख लें। पीका ऑर्डिनेंस में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद सबको याद हो, वो पलट के किस पे आया। उससे पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, वो जाते हुए 2018 में जो 2017 में या 18 में बिल बना के गए हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे आया, नैब के कवानीन का इम्पैक्ट किस पे आया। देखें, बात वही जो आपने अभी मैंने आपको कहा कि दोगली पॉलिसी है पार्लियामेंट की भी, पार्लियामेंटेरियंस की भी और रियासत की भी, कि जो फरमाइश है वो पूरी करनी। आर्मी एक्ट है फॉर एग्जाम्पल, उस पर क्यों एतराज़ नहीं हुआ कि जी उसको किसी कमेटी में पेश करके उस पर क्यों नहीं बहस की गई। इस बिल पे तो एतराज़ हो रहा है कि कमेटी में पेश नहीं किया गया और बहस नहीं की गई। जब आप एक ट्रेंड सेट कर देंगे और वो ट्रेंड अथॉरिटेरियनिज्म का होगा, तो फिर तो यही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसकी एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि हमारे यहाँ सियासत के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों को इस मुल्क में फसाद के लिए लाया गया। मैं 2011 से अगर आपको तारीख बतानी शुरू करूं, जब ताहिर अल कादरी को कनाडा से लाया गया था जी। इस मुल्क में फसाद फैलाने के लिए, तब से लेके आज तक कितने ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऐन किसी फॉरेन विजिट, डिग्निटरी के विजिट के दौरान सड़कों पर आ जाते हैं। अभी कल जो धमाका हुआ है चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पहुंचते ही बाजौड़ में, और कितना वो बदकिस्मत वाकया है जिसमें इतने लोग जाँ भाग हो गए। ये इत्तफाकात जो होते हैं, ये इतने सारे ग्रोह जो बने हुए हैं और जो अचानक चाबी कहीं से चलती है उनकी और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या ये कवानीन उनको हैंडल कर, ये कानून उनको हैंडल कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनकी चाबी कहीं और से चलती है। तो जब आप मईशत को अगर आप बचाना चाहते हैं ना, तो और मईशत की बेहतरी चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो पहले अपनी नीयतें साफ करें। जो हुक्मरान है इस मुल्क के, अपने दिल साफ करें, अपने दिल से बुग़्ज़ इस मुल्क के खिलाफ निकालें, तब जाके कवानीन जितने मर्जी बनाते रहें। जब तक आपके दिल में बुग़्ज़ रहेगा, कीना रहेगा इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की तरक्की और मईशत के खिलाफ जितने मर्जी कवानीन बना लें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। ठीक है शहजाद साहब, बिल के ऊपर बात हुई ये वो बिल था जिस पर हर जमात ही के सेनेटर की जानिब से करीबन गुज़िश्ता रोज एतराज किया गया और चेयरमैन सेनेट ने भी फिर बिना तरमीम की बात किया, कुछ और किया, उसको ड्रॉप कर दिया है। किसको खुश किया जा रहा है? क्या ये सेनेटर्स जानते नहीं थे, ऐवान को पता नहीं था, बिल ऐसे ही कहीं से आके गिर गया इनके पास के बस जल्दी से आप पास कर दें? ये कोई मकसद है? 12 दिन की मेहमान हुकूमत है, फिर कुछ दिन बाद भी हो सकता था ये मामला। तो आयशा देखिए कितना माशाल्लाह आपने जो सेनेटर्स जिन्होंने आवाज उठाई वो कितने पॉपुलर हो गए हैं पिछले 2-1 दिन के अंदर। यानी कल से लेके आज तक हम सब बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि क्या कमाल के सेनेटर्स और कैसा जबरदस्त उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो जहां से आया है हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। पहली बात मुझे ये बताइए कि हम कितने को भोले बनना चाहते हैं? और भाई अगर वो अपने सारे एक्ट जो है वो 29 बिल उन्होंने एक सिटिंग में कबूल करवा लिए हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल था। और पिछले 5 साल में आप लोगों ने कितने लाइन में लग के सबको वोट दिए हैं? वो कितने लाइन में लगे हुए थे सारे, तो कबूल गए सारे के सारे। यही पार्लियामेंट थी, यही लोग थे सारे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा भोलपन है कि ये कहना है कि अच्छा ये जहां से आया है वहां से, भाई जहां से आया होता वो करवाने वालों ने करवाना होता। तो इसलिए सवाल ये है कि क्या जो अगले दिन 15 मेंबरों की मौजूदगी में नेशनल असेंबली में 29 कानून बने, सिर्फ 15 लोगों की मौजूदगी, 29 बिल पास हुए उस दिन 15 मेंबर से सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर। उसका दाग धोया गया सेनेट के अंदर, एक ऐसा फुल टॉस दिया आसान सा, बिल्कुल ऐसे लॉबी किया बॉल को कि लो छक्का मारो सेनेटरों इसको। ये तो जरूरी भी नहीं था। कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जो वायलेंट नहीं होती? कौन सा कानून है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता? तो मेरा ख्याल है कि ये जो डांग फेरने वाली बात है, किसी और जगह पे डांग फेरनी चाहिए। क्योंकि देखो वो क्या हो क्या रहा है वहां पे, उधर से क्या ये कहा जा रहा है कि बड़े बदनाम हो गए, 15 मेंबरों के साथ 29 बिल पास कर लिए, लो आज फिर धुल के सामने आ जाए कि वाह ऐसे सेनेटर किस मुल्क को मिलेंगे जिस तरीके के हमारे सेनेटर्स हैं। और ये कहानी सुना दी गई, बड़ी कहानी बना के। एक और चीज, दूसरी बात, ये कहां से, ये कहते हैं फरमाइश है, किसकी फरमाइश हो सकती है? किसकी? ये चूंकि बार बार कहा गया कि ये टारगेटेड बिल है, ये टारगेटेड कानून है, और जिसका ये फिर सोचा गया ये बूमरैंग करेगा, वापस आएगा, हमें ही काटेगा, हमारी गर्दनों के ऊपर चलेगा, वगैरह वगैरह। अगर वो उस तरह की बात सच है, अगर वो सच है और अगर वो टारगेटेड है, तो फिर ये टारगेटेड किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्शन तो आने वाले हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो तो पहले ही हत्या हो चुका हुआ, डिफैंग्ड है, उसकी तो पार्टी खत्म कर दी आपने, उसको तो खत्म करके रख दिया। तो
तो किसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं इसको जेल में होना चाहिए, चाहे वो लिस्ट 1 में आए चाहे लिस्ट 2 में आए, तो फिर हम वापस आएंगे और आके इलेक्शन करेंगे। ये किसकी फरमाइश हो सकती है? तो मेरा अपना ख्याल है कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं। एक रुख वो जो पहले बयान हुआ, एक रुख ये। कम से कम इस रुख से भी जरा देख लीजिए कि शायद कौन किसके साथ खेल खेल रहा है। तीसरी बात, क्या पता कि अभी क्या अंदर खाने क्या हो रहा है। शायद किसी को बाहर ये पैगाम देना हो कि हमने तो कोशिश की थी कि इस तरीके से उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन ये देखे ना, हमारे सेनेटरों ने कहा कि हमने नहीं पकड़ना, हमारी अपनी पार्लियामेंट ने कह दिया, वरना हमने तो आखिरी वक्त तक हम कोशिश करते रहे, हम करते रहे कि उसको पकड़ के बंद करना, लेकिन हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप भी जरा बाहर रहें, बाहर की ठंडी मौजें लें, और यहाँ पे जो काम चलना है, हुकूमतकारी चलनी है, वो जो गरीब लोग रह गए हैं यहाँ पे इस वक्त जो करंट हुकूमत है उसको करने दें। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि इस कहानी के पीछे बहुत सारे किरदार हैं, इतनी आसानी से इसको बयान करना जिस तरीके से किया जा रहा है मुमकिन नहीं है। बहुत कुछ इसके पहलू, कहानी के पीछे बहुत से किरदार और बहुत से पहलू हैं, और यही हम स्ट्रेट टॉक में कोशिश करते हैं कि हर पहलू और हर किरदार को जानने की कोशिश करें। बाकी फैसला हमारी ऑडियंस करे। और जितने जबरदस्त तरीके से पैनल मुख्तलिफ जाविये सामने रख रहा है, जैगम साहब अब एक जाविया शहजाद साहब ने रखा और एक दूसरा एंगल रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम बहुत सुनते रहे, किसी की फरमाइश पर कोई बिल आ जाता है, किसी के नाम से आ जाता है, वहां पर सेनेटर्स रद्द अमल देते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। क्या ये भी कोई जाविया हो सकता है इस पूरे मामले को देखने का? ये कहानी अभी भी नामुकम्मल है। इस तरह के मामलात को देखने के 2 जाविये होते हैं। एक तो देखा जाए कि इसके पीछे ज़हानत क्या है, विजडम क्या है, साजिश क्या है, स्कीम क्या है। दूसरा होता है ये देखा जाए कि इसके पीछे हमाकत क्या है। दुनिया के अक्सर मामलात की तशरीह हमाकत के ज़रिए से बेहतर हो जाती है, साजिश के ज़रिए से कम होती है। कल की बात है जी, पाकिस्तानियों ने 54 जनाजे उठाए हैं। 2002 से हम जनाजे उठाने लगे हैं, 70,000 जनाजे उठा चुके हैं। शायद ही कोई मुल्क है जिसने इतने जनाजे उठाए हों, इतनी दहशतगर्दी का बोझ उठाया हो और उसके बाद इतनी गैर संजीदा हो। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये बिल पेश किया गया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस उसको कितना नज़रअंदाज किया गया, एक्सपर्ट्स को कितना नज़रअंदाज किया गया। 20 साल से हमने इतने इदारे बनाए हैं, इतने एक्सपर्ट्स पैदा किए, क्या कोई डिबेट की गई? किस तरीके से उसको बुलडोज करने की कोशिश की गई। एक ऐसे मुल्क में जो पहले ही ओवर लेजिस्लेटेड है। एक तो हमारे यहाँ यह समझा जाता है कि हर मसले का हल कानून साजी है। उसकी वजह यह है कि हमने इतने वकील भर्ती कर लिए हैं सियासत में, और वकीलों का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, पीछे को देख रहे होते हैं, और आधा टाइम हमारा टीवी पे भी अदालतों और वकालतों को गुफ्तगू करने में गुजर जाता है। दुनिया ने कैसे काबू पाया? देखिए 2 चीज़ें हैं, वायलेंस बिल्कुल नहीं छोड़ते, एक चीज़ और उन्होंने की है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कि जो वायलेंस पे इंसाइट करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। एक सादा कानून, मुकम्मल अमलदारी, वो मौलवी है, वो सियासतदान है, वो टीचर है, वो ताजर, कोई भी अगर इंसाइट कर रहा है वायलेंस को तो आप नहीं छोड़े। उसके अलावा आपके लंबे मसले हैं, गहरे मसले हैं। तब्दीली प्रोजेक्ट आई, एक तरह का अफरियत आपसे बंद नहीं हुआ था, एक तरह का एक्सट्रीमिज्म अभी कंट्रोल नहीं हुआ था, अभी शहादतें दे रहे थे, एक नई इंतहा पसंद पार्टी बना के खड़ी कर दी गई। कैसे उसको सपोर्ट किया गया, क्या खेल खेला गया, वो अल्लाह भला करे काजी फाइज ईसा का, उन्होंने अपनी जजमेंट पे दर्ज कर दिया, अगरचे हम सब उसके गवाह हैं। फिर अफगानिस्तान में तालिबान आए, तालिबान वहाँ आए, जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, जंजीरें टूट गई हैं, जंजीरें, गुलामी की जंजीरें अफगानिस्तान में टूट गई हैं। एक और हमारी तकदीर के मालिक थे, वो वहाँ से उठा कर ले आए उनको कि आओ तुम आके यहाँ करो, अब तुम पीसफुल सिटीजन बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? क्या मफरूज़ा था इसके पीछे कि वो जिन्होंने ज़िंदगी में दहशतगर्दी के सिवा कुछ सीखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, जिनका रोज़गार भत्तेखोरी और लूट मार के सिवा कुछ है नहीं है, आप उनको वापस लाएंगे तो वो आते ही पुरअमन हो जाएंगे, बगैर माफ़ी मांगे, बगैर किसी के माफ़ किए, बगैर किसी लीगल प्रोसेस के, और यहाँ के लोगों को आप छोड़ देंगे तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? ठीक, अफगानिस्तान में जाके वो गंदम उगाना शुरू कर देंगे। क्या इनसे कोई पूछने वाला है?
सर उनसे तो क्या पूछे, ये जिन्होंने 12 दिन की हुकूमत ने पेश किया है, इस पे क्या आप कहेंगे, क्या जरूरत है? ये पास हो जाता तो क्या? अब दूसरा जाविया देखिए, पास हो जाता तो क्या? वाज़े तौर पर इसमें बदनीयती है, मकासद सियासी हैं। जब और कोई तरकीब हाथ नहीं लग रही तो ये सोचा गया कि चलो जरा ये तरकीब लड़ा के देख लेते हैं। मकसद पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, इसीलिए इतनी गैर संजीदगी है। हरगिज इसका मकसद एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना नहीं है, वरना वो तरीका अपनाया जाता जो कानून साजी को करने का मुसल्लमा बाकायदा पार्लिमानी तरीका है। ठीक है, जब तरीकाकार दुरुस्त नहीं तो जाहिरी बात है फिर उसकी नीयत के ऊपर इजहार तो होगा कि नीच न कुछ मसला है, तभी तो पूरा तरीका इख्तियार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सियासी तौर पर चीजों को मैनेज करने की काविश है, ये भी इस मामले पर राय है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे आने वाले इंतखाबात पर। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक जानिब हुकूमत छोड़ने की बातें तो दूसरी जानिब इंतखाबात में ताखीर की ख्वाहिशात, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ गुज़िश्ता हफ्ते से करीबन हर खिताब में ही यही कहते सुनाई देते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पर तहलील कर देंगे। गुज़िश्ता रोज उनका कहना था कि असेंबलियों की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, इससे पहले वो सदर को असेंबलियां तहलील करने की समरे इरसाल कर देंगे। ये तो रही वजीर आजम की बात, मगर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM हालिया मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने के खिलाफ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, मगर इस आधी मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर का बयान सामने आया जो कहते हैं कि मईशत पर तवज्जो देना जरूरी है। वो इंतखाबात 2 साल मुलतवी करने के भी हक में है। इलेक्शन इतने हो चुके हैं, आगे भी होते रहे हैं, मगर साथ ही ये भी कहते सुनाई दिए कि वो निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज करेंगे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ की जानिब से मुनासिब नाम मिला तो उस पर भी मान जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से आज बात करते हुए कहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी से 4-5 नामों पर इत्तफाक हो चुका है, जिसमें कोई ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं। एक का ताल्लुक सियासत से है, बाकी सियासत से किनारा कश हो चुके, लेकिन अभी दीगर पार्टियों से मुशावरत नहीं हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि चंद रोज कबल इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने के हवाले से अफवाहें जेर गर्दिश थीं। लीगी रहनुमा भी उनके हक में बयान दे रहे थे, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से कतई तौर पर इस नाम को मुस्तरद करने के बाद अब कहा जा रहा है कि इसहाक डार का नाम कभी जेर गौर था ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसहाक डार के नाम पर गौर के हवाले से उन्होंने कभी कहा ही नहीं, मगर साथ ही साथ निगरान हुकूमत की बात करते ये भी कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं, हुकूमत 3 माह की छुट्टी पर भी नहीं जा सकती। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से ताहाल सूरत हाल मुबहम है। इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इंतखाबात के बहुत करीब आ गए हैं। सवाल आप सबके लिए, बर वक्त इंतखाबात के ऐलानात भी, ताखीर की ख्वाहिशात भी, क्या इंतखाबात 60 से 90 रोज में हो पाएंगे? अफसार साहब आप इस्लामाबाद बैठे हैं, बताइए क्या माहौल और इंतजामात हैं? क्या पाकिस्तान इंतखाबात के करीब है? इंतखाबात में वक्त है? मेरा ख्याल है हमें इस बात पे जो ये कि मुबहम नहीं है, इंतखाबात होने हैं और अपने वक्त पर होने हैं। उसमें 2 सिर्फ चीज़ें हैं कि अगर 12 अगस्त को असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं तो 2 महीने के अंदर होने हैं, और अगर 12 अगस्त से कुछ दिन पहले डिज़ोल्व हो जाती हैं तो 3 महीने के अंदर होने हैं। इसके अलावा पूरे मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ज़ाहिर है मेरे ज़ाती ख्याल पे तो नहीं हुकूमतें और मुल्क चलते, कि पूरे मीडिया को यही बात करनी चाहिए कि इससे आगे या पीछे कुछ नहीं हो सकता। पहले भी देखे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पे जो हम महीनों बहस करते रहे हैं इन्हीं प्रोग्राम्स में, वो यही था कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। और उस वक्त ये कहा जाता था कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए, और उसमें कौमी असम्बली अभी है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कौमी इंतखाबात नई हुकूमतों की मौजूदगी क्या रहेगा। और अगर बहानों में हम पढ़े, मैं यहाँ से मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन दुनिया का कोई काम भी किसी के जाने से रुकता नहीं है, कोई भी शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो ये क्या बात हुई कि जी ठीक है, मईशत इस वक्त बहुत बुरे हालात में है और उसके लिए जो 2 या 3 माह की हुकूमत आनी है वो भी किसी ऐसे शख्स के पास होनी चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से चला भी सके, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी
ट्रस्ट भी करे, ये बात इस यहाँ तक तो मुत्तफिक हूँ। लेकिन इसके बाद ये सोचना कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखें, इस दुनिया में पैगंबर भी आए और पैगंबरों से बड़ा कोई था। उनके जाने के बाद उनके मज़ाहिब फैले भी और फूले भी। फिर उसके बाद हमारी तारीख भरी पड़ी है नेक लोगों से भी और बद लोगों से भी, और बहुत ताकतवर। ठीक है, उसमें किसी के आने जाने से कुछ जिंदगी रुकती नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी, मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात कही है 2 साल इंतखाबात नहीं होंगे। मैं एक दिन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कितने साल यहाँ तकसीम हुए हैं डॉक्ट्राइन में, मुख्तलिफ किस्म की डॉक्ट्राइन में। तो क्या उससे मुल्क में खुशहाली आ गई है? अगर आ गई है तो ठीक है, आप अभी भी और तजर्बा कर ले। अगर आपके हाथ उस लेबोरेटरी में अभी जले नहीं है और कुछ हाथ जलने से बच गए हैं तो एक और तजर्बा कर ले, फाड़ दे, तबाह कर दे इस लेबोरेटरी, या फिर सीख पे फोकस कर लें कि सीखा क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है अफसार साहब, हसन निसार साहब, जी करवा के एक मुस्तकिल हुकूमत जो इस्तेहकाम लेके आए, वो चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, यही रास्ता है आगे बढ़ने का, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है कि हालात वाज़े हैं, क्लियर हैं? जब मैं माहौल की बात कर रही थी, जब भी एक हुकूमत ने जाना है, निगरान ने आना है, एक माहौल बनता है, क्या 60 से 90 रोज में, यानी कि इसी साल हम इंतखाबात के करीब हो जाएंगे? इंतखाबात होने को है, क्योंकि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से वो कहते हैं कि शिरकत करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब तो जिस तरह मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत जाने का, वो ये भी हर बार कहते हैं कि अगर हम जीते तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, वो आएंगे, केसेस खत्म होंगे, जेल के मामला हल होंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो तभी तो इलेक्शन होंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपने शायरी फरमाई, अब मेरी तरफ से भी सुन लें। टू हेल विद दीज इलेक्शंस। मुझे आपके इलेक्शन से, इस मुल्क के इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं, चूँकि कभी किसी इलेक्शन ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जवाबन आपने सुनाया था ना, साफ छुपते भी नहीं। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। रह गया आपका प्यारा इलेक्शन, पूरी कौम बड़ी परेशान है, बड़ी दिलचस्पी ले रही है, वाह, हाईली कंसर्न्ड एवरीबडी, दानिश्वरी भी चल रही है। हो भी गया तो फिर क्या होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं किसी ने सीखा कुछ नहीं, वो आप अफसार साहब वाली बात ही कर रहे हैं ना, कि मतलब जब सीखना ही नहीं तो आगे कैसे जाना? बात सुने ना, मैं उन वाली बात नहीं कर रहा, मैं अपनी वाली बात कर रहा हूं। हो भी गया तो फिर क्या होगा? दर्जनों होते देखे हैं, मुल्क भी टूटते देखे हैं और ख्वाब भी टूटते देखे हैं। आई एम नॉट बॉदर्ड, होते हैं नहीं होते हैं, आ जाते हैं, कोई चले जाते हैं, ना 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 ना, कुछ भी नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो आप उन लोगों में से जो कह रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए, मैं इसको यूं रख लूं? चले जैसे मर्जी रखें। मतलब आपकी, मैंने भी सवाल में भी कहा ना, कुछ अंदर पार्लियामेंटेरियंस की भी ख्वाहिशात है, तो हो सकता है मेरे पैनल में भी कुछ लोगों की ख्वाहिश हो। अफसार साहब कह रहे हैं वक्त पे हो, आप कह रहे हैं ताखीर से हो, मैं आगे बढ़ती देखती हूँ। मुझे दिलचस्पी ही नहीं है। सर होनी चाहिए ना। इस मुल्क की नाम नेहाद जमहूरियत से, इलेक्शन से मुझे सारे प्रोसेस से नफरत है, क्योंकि सारा ढोंग है, झूठ है, खत्म। शहजाद साहब, आपका कुछ नहीं दिया, ये भी नहीं देगा, देने भी तो देना, फिर अब भी नहीं देगा ये लोगों को। सर फिर निजाम चलेगा, निजाम बनेगा तो कुछ होगा ना, निजाम दीन के हाथ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। निजाम होगा तो चलेगा, निजाम तो इस मुल्क में निजाम ही तो है नहीं। हाँ देखे ना, बिल्कुल सही सवाल था, क्योंकि निजाम बनने नहीं देते और चलने नहीं देते। शहजाद साहब ने आपकी तरफ आती हूँ, हसन साहब तो कह रहे हैं कि ताखीर का शिकार हो। आपके ख्याल में जो MQM ने भी एक कंसर्न का इजहार किया और वो बार बार कर रहे हैं, सेंसस का ऐलान ना हुआ, उसके ऊपर हल्का बंदियां नहीं हो पाएंगी। अपोजिशन लीडर भी एक बात कर रहे हैं, राना सना ने भी एक बात की कि 3 महीने का भी वक्फा नहीं हो सकता है हुकूमत। मतलब मईशत एक जगह है और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या स्मूथ ट्रांजिशन देख रहे हैं आगे की तरफ, या जो कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि इंतखाब ताखीर का शिकार हो, वो प्रिवेल कर पाएंगी, कर सकती हैं? अरे देखिए, जहां तक स्मूथ ट्रांजिशन का ताल्लुक है, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में जो सलीम साकी साहब को दिया, बड़ा वाज़ेह बता दिया कि इससे बेहतर ट्रांजिशन और स्मूथ ट्रांजिशन आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी होगी। वो कहते हैं जिस किस्म का वजीर आजम आएगा निगरान, और जिस किस्म की उसकी काबीना होगी, आप खुद सब अश कर उठेंगे। ये तो उनका बयान है, हमारे अपने वजीर आजम पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है उनको कुछ ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है, जरूर करनी चाहिए।
दूसरे, मैं वाजे कर दूं कि 2 दिन पहले मैंने अपना कॉलम लिखा जिसमें मैंने लिखा कि व्हाई इन टाइम इलेक्शंस आर एसेंशियल। तो मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहते हैं, वाजे तौर पर अलल ऐलान कहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, चाहे 60 दिन में हो चाहे 90 दिन में, लेकिन इन्हीं दिनों में हो जाने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जरा एक और व्यू लेते हुए मैं आपसे सवाल करता हूं, कसौटी का क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बड़ी जल्दी जल्दी वो सवाल करूंगा। मुझे ये बताइए कि अगर 60 या 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, अगर 60 और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? ये सोचने की बात है कि जहां पर मामलात अभी क्लियर नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन बनेगा भी कि नहीं बनेगा, वजीर आजम साहब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन बनेंगे, कौन होगा, जो निगरान है वो निगरान ही आगे चलेगा, चारसा के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ रिजर्वेशन हैं, फलाने के बारे में उसकी शायद खाकान अब्बासी बाहर बैठा है। ये क्या मामलात होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की लेवल प्लेइंग फील्ड है वो अभी तक बनी नहीं है। तो 60 और 90 दिन के इलेक्शन हो गए तो सिवाय सूबाई असेंबलियों के, गालिबन पीपल्स पार्टी कह लीजिए, पाक वगैरह, ये जो बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर कदरे सुकून होगा, लेकिन शायद पंजाब और सेंटर में सुकून नहीं होगा। और उसकी वजह और इशारा मैंने आपको वाज़ेह तौर पर, अगर 60 और 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, ये सवालात सामने आएंगे, हो सकता है तफरीक इधर ही बनना शुरू हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा ऐसा मसला है जिसको जितना टाला जा सकता है उतना बेहतर है। पहली बात, लेट्स से कि 2 साल में होगी, अगर 2 साल के बाद होते हैं तो फिर किसको फायदा पहुंच सकता है? यही चीजें डिले हो जाती हैं। कौन कौन लोग हैं जो कि मंजर से हट जाएंगे 2 साल के अंदर पॉसिबली? मुझे एक तो वो टारगेटेड खान साहब है जिनको के आगे आपने लगाया हुआ है, उनको किसी न किसी तरफ आगे पीछे करना है। 2 साल नहीं होंगे तो वो और भी मध्यम और डाइल्यूट हो जाएंगे। और 2 साल में फिर किसी की क्या सेहत रहती है, कैसे रहती है, यानी विलायत का अपना एक मिजाज है, उधर रहने का, रिहाइश का, लाइफ स्टाइल वगैरह वगैरह, ये सारा, तो ये असर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये भूख बढ़ जाती है कि फिर से एक ऐसा सियासी एक पस मंजर या सियासी मंजर लाया जाए जो कि इस मुल्क को 2 साल के बाद इसी स्पीड पे, शबाज स्पीड पे आगे लेके चल सकता है। तो फायदा भी हो सकता है कुछ लोगों को। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इनके बीच में, हालांकि मैं उन लोगों में से हूं जिसने लिखा, अलल ऐलान लिखा कि वक्त पे इलेक्शन पाकिस्तान के हक में जरूरी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की हद से लोग कम सोचते हैं, ये ज्यादा सोचते हैं कि पार्टी के अंदर मेरी पोजीशन, फलाने की पोजीशन, कौन कब कमजोर होगा, कौन मजबूत हो जाएगा, इन चीजों पे ज्यादा दारोमदार होगा। इसलिए देखिए क्या रंग लाते हैं आने वाले दिन, क्या रंग लाते हैं। ज़ैगम साहब, फिर वही बात, आपके ख्याल में क्या हम इलेक्शन के करीब हैं? क्योंकि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन कैंपेन होती है, जमातों की तैयारी होती है, इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए परिंदे वापस अपने इलाकों की तरफ रुख करेंगे कि अब हलकों में पहुंचना है, लोगों से मेल जोल करना है। इसको एड्रेस कीजिएगा, क्या माहौल बन गया है कि हम 60 से 90 दिन में उधर जाएंगे? क्योंकि हुकूमत के पास तो बमुश्किल अब 8-9 दिन ही बचे हैं, अगर असेंबलियों ने वक्त से पहले तहलील होना है और यह वक्त पे भी होना है तो 11-12 दिन। साथ ही जो शहजाद साहब ने एक बात, मुस्लिम लीग नून क्या ऐसी सियासी जमात है जो तारीख इस वक्त चाह रही है, जो बात उन्होंने पॉइंट आउट किया? मसला वही है मुस्लिम लीग नवाज का कि इलेक्शन की ट्रेन तैयार है लेकिन मुस्लिम लीग नवाज उसमें सवार होने को तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। वो जिस अनपॉपुलैरिटी के फेज से गुजर रही है और गुजरी है, उससे बाहर आने के लिए वो समझती है कि उसे वक्त चाहिए। एक तो अभी जो फैसले उसको करना पड़े हैं, जो उसको 9 महीने पहले करना चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल इलेक्शन के इतने करीब आकर उसने वो फैसले किए हैं, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। आप देखिए आपके बिजली के बिल किस तरह के आ रहे हैं, गैस के बिल किस तरह के आ रहे हैं। लोगों में नाराज़गी की नई लहर है जिसको दूर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। फिर पीटीआई की जो मुसीबत है उससे जान छुड़ाने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं वो मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। मियाँ साहब की बेतहाशा ज़रूरत है, वो समझते हैं कि उनके बगैर इलेक्शन लड़े नहीं जा सकते, लेकिन कानून की अपनी मजबूरियां हैं, कानूनी प्रोसेस के लिए वक्त दरकार है। मियाँ साहब को वक्त चाहिए कि जितनी देर में वो आएँ, उनके ख़िलाफ़ केसेस रिवर्स हों, उनको कुछ मौका मिले कि वो इंतखाबात में, अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम कैंपेन में हिस्सा ले सकें। तो इस वक्त बुनियादी मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज का है। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मुस्लिम लीग की बारात का हिस्सा है। आप उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहना भी
एक तकल्लुफ है, वो हुकूमती पार्टी का, और हुकूमती पार्टी में भी मुस्लिम लीग नवाज का वो हिस्सा है, उसी का ही वो कैंडिडेट है। ठीक, उसी के टिकट पर ही उसने, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर ही MNA का इलेक्शन लड़ना है। अब आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन आइन को तो हमने एक तरफ उठाकर पहले ही फेंक दिया है। सूबाई असम्बलियों को के इंतखाबात को मौखर करने की आइन में गुंजाइश कहाँ मौजूद थी? वो भी गुंजाइश नहीं थी। अब भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन जमहूरियत इससे दूर होती चली जाएगी, और जो जमहूरियत के स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, बिलाखिर नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, गुफ्तगू यहाँ पहुंची कि जो ख्वाहिश रखते हैं कि ताखीर का शिकार हो, शायद उनका पलड़ा कहीं भारी ना हो जाए, मगर नुकसान जमहूरियत को ही पहुंचेगा, सियासतदान को ही पहुंचेगा। प्रोग्राम से इतना। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।